आइए सुनते हैं मीनाक्षी दुबे की कहानी फेयर ड्राफ्ट। वे कागज के फूल आज फिर मेरे सामने थे जो शीतल ने मुझे दिए थे। मैंने दुलार से उन्हें देखा, हौले से उठाया और झटक कर उनकी धूल साफ कर दी। साफ होकर वे फिर से चमक उठे। थे तो वे कागज के, पर बड़ी ही सुंदरता से बने हुए थे। कागज की छोटी बड़ी पंखुड़ियों को क्रमबद्ध करके गहरे गुलाब का रूप दिया था। इसमें शीतल की कलाकारी तो नजर आ ही रही थी। कुछ ही देर में मुझे उसका मुस्कुराता चेहरा भी दिखने लगा। आज से 6 साल पहले मैं उससे एक बस में मिली थी। मेरा कॉलेज में नया नया एडमिशन था। करियर की राह तय थी। मेरा मन तितली की तरह उमगा रहता। रोजाना अप डाउन करने पर कभी बस में जगह मिलती, कभी नहीं मिल पाती। मन में उमंग और उत्साह के कारण बस में चढ़ते ही थकान उतर जाती। एक दिन मैंने इंदौर भोपाल वीडियो कोच बस को स्टॉप पर खड़े देखा। मेरे पूछने पर कंडक्टर ने हामी में सिर तो हिलाया, साथ ही चेता भी दिया कि बस में बैठने की जगह नहीं मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, और मैं बस में चढ़कर 3 सीटर के पास टिक कर खड़ी हो गई। अपने बैग से ईयरफोन निकालकर हाथ में पकड़े मोबाइल में लगा ही रही थी कि एक आवाज मेरे कानों में पड़ी, यहाँ बैठ जाओ। मैंने देखा, उस 3 सीटर पर एक लड़की लेटी हुई थी। एक कोने में थोड़ी सी जगह बनाकर बैठे हुए उसके पिता अपनी जगह से उठकर मुझसे वहां बैठ जाने का आग्रह कर रहे थे। मैंने देखा, उस लड़की का चेहरा पुराने पत्ते की तरह पीला पड़ा हुआ था। चेहरे और शरीर पर हल्की सी सूजन भी थी तो वह मेरी ही उम्र की, लेकिन बहुत कमजोर और थकी हुई लग रही थी। उन दोनों के आग्रह पर अपने आप को समेटते हुए मैं थोड़ी सी जगह में बैठ गई। बीमार हो? मैंने पूछा। हाँ, छोटा सा जवाब आया। पढ़ती हो? मैंने फिर पूछा। नहीं, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, उसने कहा। मेरा मन उसे पढ़ाई के फायदे गिनाना चाह रहा था। मेरी आंखों में अपनी पढ़ाई से बुने सपने तैर रहे थे, लेकिन मैं चुप रही। यह कमजोरी के कारण कॉलेज नहीं जा पाती, उसके पिता ने कहा। ओह, यह कहकर मैं चुप हो गई। मेरी 10th क्लास में फर्स्ट रैंक बनी थी और 12th में मैं टॉप 5 में थी। वो बोलने लगी तो उसका स्वर कंपकपा रहा था, जैसे अपने अंदर घुमड़ रहे तूफान को रोकने की कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे के भाव मेरे अंदर गहरे तक उतर रहे थे। उसकी आंखें भी पनीली थीं। मैंने उसे गहरी नजर से देखा और अपना एक ईयरफोन उसके कान में लगाते हुए कहा, चलो हम मिलकर गाना सुनते हैं। तुम क्या सुनना चाहोगी? जो चल रहा है वही सुन लूंगी, कहकर वह अनमनेपन से गाना सुनने लगी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर आए मनोभाव शांत हो गए। कुछ देर बाद उसके पिताजी ने मुझसे पूछा, इंदौर में पढ़ती हो? हाँ, अभी अभी कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है, मैंने कहा। हमारा भी इंदौर आना जाना लगा रहता है, उन्होंने कहा। मैंने लापरवाही से कहा। हफ्ते में 2 बार, वे बोले। अच्छा, मेरा स्वर सहज था। हर सोमवार और गुरुवार उनका स्वर गंभीर था। चेहरे पर गहरी उदासी और दुख था। मैं तनिक गंभीर हो उठी। क्यों? मैंने पूछा। इसके डायलिसिस के लिए। यह सुनकर मैं चौंकी। मैंने शीतल की ओर देखा। गाना सुनते हुए वह सहज लग रही थी। मैंने दूसरा ईयरफोन भी उसके कान में लगा दिया और उसके पिता से पूछा, कब से डायलिसिस हो रहा है? पिछले 3 महीनों से, वे उदास स्वर में बोले। मेरे स्वर में भी उदासी थी। ओह, कहकर मैं चुप हो गई। मैं बात तो करना चाहती थी, पर मेरा स्टॉप आ गया था। मैंने खड़े होकर बैग उठाया तो उसने ईयरफोन निकालकर मेरे हाथ में दे दिए और हल्के से मुस्कुराई। उसे बाय कहते हुए मैं उतर गई। डायलिसिस शब्द मेरे कानों में गूंज रहा था। मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती थी, पर यह एक गंभीर बीमारी है, इतना जरूर जानती थी। घर आकर मैं व्यस्त हो गई, भोजन किया, पढ़ाई की। अब शीतल अक्सर मुझे उस बस में मिल जाती। उसका चेहरा देख डायलिसिस शब्द मुझे झकझोरने लगता। एक रात सोने से पहले मैंने डायलिसिस को गूगल सर्च किया और जान गई कि यह रक्त शोधन की एक प्रक्रिया है। किडनी के काम न करने की स्थिति में इसे अपनाते हैं। मैंने सोचा
शीतल की किडनी भी लगभग 80 से 90% क्षतिग्रस्त हो गई होगी और उसने काम करना कम कर दिया होगा, तभी तो सप्ताह में 2 बार उसे डायलिसिस यानी ब्लड डिटॉक्सिफाई से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में 4 से 6 घंटे लगते हैं। ये प्रक्रिया लंबी होने के साथ-साथ त्रासद भी होती होगी, तभी तो शीतल के चेहरे पर इतनी थकान थी। दवाओं के साथ खान-पान का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। फल, भोजन, पानी सबकी मात्रा निर्धारित है। शीतल की इस त्रासदी पर मेरा मन दुखी हो गया। गूगल पर सर्च करते हुए मैंने जाना कि इस रोग का पता चल जाने के बाद रोगी की उम्र कुछ साल ही रह जाती है। मैं सोचने लगी कि शीतल के पास भी अब बस कुछ साल ही बचे होंगे, तभी तो इतनी मायूस लग रही थी। कमजोर और बीमार शरीर के साथ जीने का वक्त भी बस इतना कम। उसे इस सच्चाई का पता है भी या नहीं? उसकी बीमारी, उपचार की त्रासदी, उपचार पर होने वाला खर्च, जीवन जीने के लिए बचे कुछ ही साल, ये सारी बातें मेरे मन में उमड़ती रहती। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अब शीतल भी मेरे सोच विचार का हिस्सा बन गई। एक शाम जब वह मुझे उस बस में मिली तो बहुत उदास, दुखी और मायूस थी, जैसे उसकी वेदना का बांध बस टूटने ही वाला हो। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने आत्मीयता से पूछा, क्या हुआ? मुझे बताओ ना। वह धीरे से बोली, आज मन बहुत दुखी है। मुझसे पहले नंबर पर जिस लड़के का डायलिसिस होता था, वह पिछली 2 बार से दिखाई नहीं दिया, तो आज मैंने उसके बारे में पूछा। पता चला वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। उम्र में मुझसे भी छोटा था वह, बस 12-13 बरस का। यह सब कहते हुए उसकी आंखें छलछला गईं और गला भी रूंध गया। मैंने उसका सिर अपने कंधे से टिका लिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मौत से मिलकर आ रही हूँ। वह बोली तो मुझे लगा जैसे उसकी आवाज किसी गहरी खाई से आ रही हो। चुपचाप ही उसके आंसू बहने लगे। मैं उसका हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाने लगी। उससे क्या कहूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसका मन कुछ शांत हुआ तो मैं उसे देखकर मुस्कुराई। जवाब में आई उसकी हल्की सी मुस्कुराहट ने मुझे बल दिया। हम दोनों मिलकर हल्की फुल्की बातें करने लगे। मैंने उसका फोन नंबर लिया और रोज बात करने का वादा लेकर अपने स्टॉप पर उतर गई। घर आकर भी शीतल का दुख मेरे साथ ही था। इसी तरह एक दिन शीतल की उम्र भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर डायलिसिस के साथ किडनी कमजोर हो रही होगी। उसकी जिंदगी के बचे हुए दिन किस तरह उल्लास से भरूं, मैं हमेशा यह सोचती रहती। रोज कॉलेज से आकर मैं उससे बातें करती तो वह मेरी पढ़ाई के बारे में पूछती। एक दिन मैंने उसे ईडी के बारे में बताया तो वह खुश होकर बोली, अरे वाह, यह तो बहुत मजेदार है और आसान भी। तुम्हें इंजीनियरिंग ड्राइंग आसान लगता है? मेरे स्वर में अचरज था। हाँ, मुझे ड्राइंग और क्राफ्ट में बहुत मजा आता है, उसने मुझसे कहा। इसके बाद हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम 10th में टॉपर थी, तो तुमने अपने करियर के लिए भी कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा। उसने कहा, पिताजी गांव में मिडिल स्कूल चलाते हैं। मैं ग्रेजुएशन के बाद बीएड करके उसी स्कूल में काम करती। हम अपने स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल बनाते। यानी तुम प्रिंसिपल बनना चाहती थी? मैंने उसे छेड़ा। नहीं, एक अच्छी टीचर बनना चाहती थी, उसने कहा। एक अच्छी टीचर तो तुम अब भी बन सकती हो। 11वीं 12वीं ना सही, प्राइमरी के बच्चों को ही पढ़ा दिया करो, मैंने चहकते हुए कहा। अरे नहीं, मेरा नियमित स्कूल जाना नहीं हो पाएगा। कभी तेज सरदर्द होता है, कभी चक्कर आ जाता है, कभी जी मिचलाने लगता है। इस तरह कैसे पढ़ा पाऊंगी बच्चों को? छोटे बच्चों को नियमित पढ़ाई की जरूरत होती है। हम बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हाँ, यह तो है, मैंने कहा और चुप होकर सोचने लगी। अचानक मुझे ख्याल आया और मैं बोल पड़ी, तुम बच्चों को क्राफ्ट सिखाओ तो कैसा रहे? अरे हाँ, यह तो हो सकता है, उसने खुश होते हुए कहा। डायलिसिस के 2 दिन के अलावा जो दिन तुम्हें सुविधाजनक और आरामदायक दिन लगे, उस दिन पहुंच जाना क्लास में क्राफ्ट टीचर बनकर। मैंने जोश के साथ कहा तो वह हंस पड़ी। अब हम दोनों के बीच बात करने का एक और टॉपिक हो गया, क्राफ्ट। वह बड़ी दिलचस्पी से मुझे अपनी रोज की तैयारी के बारे में बताती। एक सुबह उसका फोन आया, आज मैं पहली बार स्कूल जा रही हूँ बच्चों को सिखाने। मैंने अपना विषय रखा है
बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। अनुपयोगी वस्तुओं से कुछ कलात्मक चीजें बनाई हैं, उन्हें बच्चों को दिखाकर प्रोत्साहित करूंगी कि वे अपने घर से कुछ ऐसी ही चीजें ढूंढ कर लाएं। कुछ जरूरी चीजें मैं अपने पास से भी दे दूंगी। हम सब मिलकर कुछ बेहतर कलात्मक बनाएंगे। कम दाम और चोखा काम। सही कह रही हूं ना मैं? वह जोश के साथ कह रही थी और मैं निशब्द सुन रही थी। कहाँ हो तुम? मुझे सुन भी रही हो या नहीं? उसके प्रेमपूर्ण उलाहने ने मुझे चौंकाया। बहुत सही निर्णय है तुम्हारा, एकदम सही दिशा में जा रही हो मेरी दोस्त, मैंने खुशी से कहा। इस सब के साथ साथ तुम समय पर दवा भी लेना और अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की कोशिश भी करना। हाँ बाबा, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। अब मुझे क्लास के लिए निकलने दो। उसका उत्साही स्वर था। अपने परिवार से, गांव के बच्चों और लोगों से उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसकी हर बार कुछ नया करने की कोशिश रहती। इसी क्रम के चलते एक दिन उसने ये मुस्कुराते गुलाब मेरे व्हाट्सएप पर भेजे, साथ ही स्नेह भरा आमंत्रण भी, लेने के लिए घर आना पड़ेगा तुम्हें। मैंने कहा जरूर आऊंगी, पर मेरा इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर था। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, कैंपस सिलेक्शन, फाइनल एग्जाम्स आदि का दबाव था। मेरा कैंपस सिलेक्शन भी हो गया और मैंने एक महानगर में मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी कर ली, लेकिन अपने शहर से बस 40 किलोमीटर दूर शीतल के गांव नहीं जा पाई। एक दिन रिंगटोन बजने पर जब मैंने फोन उठाया तो उसके पिताजी की आवाज सुनकर मैं चिंता में पड़ गई। शीतल ठीक तो है ना? मेरे स्वर में अनजाना भय था। उन्होंने कहा, वह ठीक है और अपनी क्लास में व्यस्त भी। सुनकर मैंने चैन की सांस ली। वह तुम्हें बहुत याद करती है, कभी आओ उससे मिलने। मैंने अपनी नौकरी की व्यस्तता का हवाला दिया तो वे बोले, जानती हो ना, आजकल हफ्ते के 3 डायलिसिस हो गए हैं। इन दिनों वह बहुत खांस रही है, उसे लंग्स इन्फेक्शन है। इतना कहकर वे चुप हो गए। उनके मौन में छिपी पीड़ा और आग्रह को मैं टाल न सकी और उसके जन्मदिन पर मैं उसके गांव जा पहुंची। उसकी क्लास में महिलाओं और बच्चों से घिरी वह बहुत खुश थी। हर एक चीज के बारे में बता रही थी। हर चीज में सुंदरता और कलात्मकता उभरी हुई थी। पहुंचते ही मैंने हाथ मिलाया तो हमेशा ठंडा रहने वाला उसका हाथ आज गुनगुना सा लगा। उष्मा से लबरेज उसकी आंखों में गजब की चमक थी। वह बोली, मुझे अब रास्ता मिल गया है। जिंदगी भले ही छोटी हो, लेकिन बड़ी होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए। थैंक्स दोस्त, मुझे अपने से बाहर झांकने की ताकत देने के लिए। मैंने उसे गले लगाकर उपस्थित महिलाओं और बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने तो बड़ी जल्दी नाम कमा लिया, ऐसे ही आगे बढ़ती रहना। मेरे पास वक्त ही कहाँ है जिंदगी के रफ ड्राफ्ट को फेयर करने का। जो भी करना है फेयर ही करना है। कहते हुए ये कागज के फूल उसने मेरे हाथों में थमा दिए, जो मुझे हमेशा याद दिलाते हैं उसकी और उसकी जिंदगी के फेयर ड्राफ्ट की।